बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लावी डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया, जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम कार के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। दूसरी जानिब अगर बात करें तो विफाकी काबीना ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दी। 1 साल के दौरान 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने के बाद अब 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला किया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, हुकूमत ने पहले 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद की और अब 5 लाख मैट्रिक टन दरामद करी है। इस पॉलिसी की वजह से उसको काफ़ी तनकीद भी की जा रही है। करप्शन, करप्ट माफिया जी। और ये शुगर के किन की हैं शुगर मिल्स? मतलब आम आदमी तो चीनी ख़रीद नहीं सकता, तो ये लाइसेंस कैसे, किन किन के पास लाइसेंसेस हैं शुगर के? कोई शुगर का कारखाना लगा सकता है? कोई आम आदमी कहे कि मैंने शुगर का कारखाना लगाना है? तो ये कौन से लोग हैं जिनकी शुगर मिल्स हैं इस मुल्क में? तो वो आपको पता चल जाएगा। जिनकी शुगर मिल्स हैं तो वही इस धंधे में इन्वॉल्व हैं बरसों बरस से, और उन अरब खरब रुपया जो है वो मुल्क से लूट के ले गए आवाम का। ये माफिया है ना, कार्टेल है। लैंड माफिया, शुगर माफिया, इसमें आप मिलाते चले जाएं कि गंदम माफिया निकलाती है, कभी हर जगह आपको माफिया मिलेगी, कार्टेल मिलेगा, और आपस में इंटरलिंक्ड है। और मैं ये देखिए, लाइसेंस से मेरी बात समझ में आई। आप हैरान होंगे इस बात पे कि पाकिस्तान जो है, हम कोई अमेरिका में तो चलें, आप कहते हैं कि जी वो उनके एक आइन के अंदर एक इशू है। ये पाकिस्तान में कई दफ़ा मैंने पहले भी बात की, लेकिन फिर मैंने करना इसलिए छोड़ दी कि कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं, किसी ने इस बात को शायद ध्यान नहीं दिया। आपको तो ममनुआ बोर के असलहे के लाइसेंस कैसे इशू करवा लेते हैं लोग? यानी या तो कोई रजिस्टर्ड प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स हों, या ये है कि पुलिस हो, सिक्योरिटी अदारे हों, उनके पास तो समझ में आता है आपको। ममनुआ बोर के, अच्छा उसके साथ लिखा होता है ममनुआ बोर के लाइसेंस जो हैं, एक लाइन लगी होती है। आप ज़रा ये बासर शख्सियात की लाइसेंस की और उनके कहने पर लाइसेंस इशू कैसे? और फिर उसका नतीजा ये होता है कि शादी ब्याह के मौके पे या किसी और कोई तकरीब हो रही है या कोई जश्न मना रहे हैं, कोई जलसा जुलूस हो रहा है, आपको लोग उसमें हवाई फायरिंग करते नज़र आ रहे हैं। यानी ये एक अजब सिलसिला है कि उसमें हवाई फायरिंग हो रही होती है और उसमें कभी किसी बच्चे को गोली लग जाती है, किसी और को गोली लग जाती है। आप ये नौजवान नस्ल को यहाँ पे, या हम कहते हैं कि जी ये बाहर ये जो मोटरसाइकिल सही तरह से चलाएं, ये ना करें, वो ना करें, मगर वही बच्चे जो हैं वो जाके देखते हैं कि फिर ये जगह जगह आइस बिक रही है। ठीक है, नशावर अद्विया पूरे मुल्क के अंदर जो है एक जाल बिछा हुआ है। पता नहीं कितने, कोई 30 या उससे ज़्यादा तालीमी बोर्ड्स हैं। वो हर एक बोर्ड अपनी तालीम, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, करिकुलम आउटडेटेड है आपका, और बच्चे जो हैं उनको स्किल सेट उनके पास, उनको कुछ समझा नहीं रहा कि आगे क्या किस तरह। तो एक पूरा एक रॉटन सिस्टम है, ठीक है ना, जिसको जहाँ से आप देखें तो आप कहें कि यार ये जो है ये किस तरह से इसको ठीक करना है। और जहाँ पर आपने सफारती महाज पे भरपूर कामयाबियाँ आप हासिल करते हैं, आप सिक्योरिटी के हवाले से भरपूर कामयाबी हासिल करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी भी और आपके डिफेंस के मामलात भी, वहाँ पर आपको जो ये इंटरनल क्यास है, और जो मतलब देखें कोई जंग हुई तो पूरी कौम साथ खड़ी है, लेकिन उसके बाद लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये कोई इसमें से कोई बाकी आगे भी तो कोई चीज़ चले ना, मतलब उनके लिए उनकी ज़िंदगी में भी तो कोई बिजली के बिल, गैस के बिल और चीनी की कीमतें। और पहले होता था यहाँ पे कि वो जनाब लोगों ने कीमतें लगाई होती थी चीज़ों की, और बड़ी सख्ती से। फूड इंस्पेक्टर का बड़े ईमानदार ऑफिसर अभी भी यकीनन होंगे, लेकिन जब एक पूरा एलीट कैप्चर हुआ है तो उसमें कौन किससे बात करेगा कि भाई चीनी किसने मंगवाई है? तो चीनी किसी ने नहीं आपकी रूलिंग एलीट इस वक्त जो है उनकी शुगर मिल्स हैं, तो वो कौन बात करेगा इस वक्त? तो देखें अब इस पर क्या तबसरा किया जाए।
मतलब किन को फ़ायदा हो रहा है भाई? शुगर का फ़ायदा किन को हो रहा है? मतलब किन की शुगर मिल जाए उनको फ़ायदा हो रहा है? इसमें इसमें कौन सी कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है? अच्छा, अब ज़रा ये तो इंटरनल टर्मोइल, जब बाहर की जंगें और सिक्योरिटी के इश्यूज और ये सारी आपने दहशत गर्दी और ये सारा जब तक इकोनॉमिक टेररिज्म, माशी दहशत गर्दों को नहीं पकड़ेंगे आप, ये सोशल अनरेस्ट नहीं ख़त्म होगा। सबको सरपरस्ती हासिल है इन लोगों की जो मुझसे सिंसियर नहीं है, जो भी है। अच्छा, अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट इशू है, पिछले 24 घंटों में बड़ी अजीब खबरें आई हैं और बड़ी ख़तरनाक मामला डेवलप हुए हैं। एक तो ये कि नेतन्याहू की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात और उससे पहले बड़ी लंबी उनके साथ नशिस्त हुई मार्को रूबियो की नेतन्याहू के साथ। अच्छा, वो जो नेतन्याहू के साथ मार्को रूबियो सेक्रेटरी खारजा भी हैं और वो NSA भी हैं, वो भी कोई 2 घंटे से कम नहीं थी मुलाकात, और वो भी अलग थी। अच्छा, फिर स्टीव विटकोफ से मुलाकात हुई। मतलब व्हाइट हाउस में बहुत टाइम गुजारा है नेतन्याहू ने, बहुत टाइम। उसका भी दौरानी है कोई 2 घंटे। अच्छा, उसमें नेतन्याहू की जो मार्को रूबियो से मुलाकात है वो अलग है, जो स्टीव विटकोफ से हो रही है वो अलग है बिल्कुल। तो स्टीव विटकोफ के साथ भी कोई 2 घंटे के करीब मुलाकात हुई, और उसके बाद इन दोनों शख्सियत से मुलाकात के बाद फिर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ डिनर किया। सही। ये व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में हुआ। अच्छा, व्हाइट हाउस में वो तो एक तो ओवल ऑफिस है ना, जहाँ पर प्रेसिडेंट खुद मौजूद होते हैं, फिर एक ब्लू रूम है उनका। ब्लू रूम जो है उसकी भी एक हिस्ट्री है, फिर एक ग्रीन रूम है, एक रेड रूम है, एक वो जो है सिचुएशन रूम है। ये व्हाइट हाउस में जो लोग गए उनको तो ये ब्लू रूम जो है, ये वहाँ पर वो खाने का एहतमाम हुआ, डिनर का। लेकिन कोई प्रेस इवेंट भी नहीं था, और उसमें जो है वो ये ओवल ऑफिस में जो रवायती तौर पे इन्होंने चक्कर वक्कर खिलाया उसको पूरा, नेतन्याहू की बड़ी आओ भगत हुई ये सारा। उसके बाद ब्लू रूम में जब खाने की मेज सजी, तो जो व्हाइट हाउस के जो अच्छा, इन्होंने हैरी ट्रूमन की तस्वीरों लगा ली है। हैरी ट्रूमन जिन्होंने वो न्यूक्लियर बम गिराया था ना जिस सदर ने जापान पे, तो ये ईरान में जो कुछ हुआ है उसको ये व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उसको समझते हैं कि ट्रूमन के बाद मैंने सबसे बड़ा हमला किया। ठीक है, उनका ख्याल है तो ठीक है। अच्छा, ये ब्लू रूम में फिर खाने की मेज सजी अशाइये की। उस वक्त ये हुआ कि जो व्हाइट हाउस का जो पूल था उसको इन्होंने कहा कि आप अंदर आ जाएं। जो नेतन्याहू के साथ इसराइल से मीडिया के लोग गए थे उनको अंदर नहीं बुलाया, वो ये लोग अंदर इनको बुला लिया और इनसे कहा कि आपने कोई सवालात करने हैं तो कर लें। अच्छा, ये बड़ा कम इस तरह से होता है, बहुत ही कम होता है कि जो ब्लू रूम में अशाइये की मेज सजी हो और वहाँ पर सवाल जवाब हो रहे हों। तो वाइट हाउस के पूल को पहले से जो इसराइल का मीडिया था जो नेतन्याहू के साथ ट्रैवल कर रहा था उसने कुछ रोक लिया। अब वाइट हाउस के लोग अंदर गए तो वहाँ पर वो बड़ा प्लेजेंट सा माहौल। ट्रंप भी, क्योंकि उनको पता है कि कौन कौन से बंदों को अलाउ किया है, कौन से बंदों को अलाउ नहीं किया। अब वहाँ 4-5 जो है वो उसको यू टर्न कहें या धमाका खेज बयानात और जो पूरी दुनिया की तारीख तलपट करने वाले बयानात, उसमें एक तो ये हुआ कि उनसे पूछा कि जी आप प्रेसिडेंट ट्रंप से, पहले तो ये कि वो उनसे पूछा कि 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में कहा, तो उन्होंने ये सवाल जो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा ज़हीन आदमी इसके बारे में जो जवाब दे सकता है वो तो सामने बैठा है। नेतन्याहू की तरफ इशारा किया। नेतन्याहू की तरफ हम किसी ऐसे रियासत को, किसी मुल्क को नहीं मानते जो फ़लस्तीन के लिए ख़तरा हो, और किसी सूरत फ़लस्तीनियों के पास सिक्योरिटी नहीं होगी, उनके पास गवर्नेंस भी नहीं होगी। हर हाल में फ़लस्तीनियों की सिक्योरिटी इसराइल अपने पास रखेगा, किसी सूरत सिक्योरिटी किसी और को नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो है वो 2-3 अब ये तो बड़ी एक अच्छा, इसी दौरान उसने वो ख़त निकाला और उसने कहा जी इसराइल की तरफ से हम आपको नोबल इनाम के लिए आपका नाम तजवीज़ करते हैं। अब ट्रम्प जो है वो
उन्होंने कहा ठीक है भाई, वो ख़त उन्होंने हैंड ओवर कर दिया कि हम आपको इसराइल की तरफ से नोबेल प्राइज़ के लिए हम आपको नामजद कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि तो उन्होंने कहा ये तो मानते ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि वो सवाल हुआ कि जी वो गज़ा के अंदर ये जो बॉस्टन ग्रुप के हवाले से खबरें मीडिया में आ चुकी हैं ना, बॉस्टन ग्रुप, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन और ये सारा मिली भगत जो जिसमें इनके लोग मुलव्विस हैं, CIA कॉन्ट्रैक्टर्स और बाकी सारे लोग, तो इसके ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प से सवाल हुआ। प्रेसिडेंट ने कहा अच्छा हाँ भाई नेतन्याहू क्या कहते हो। फिर नेतन्याहू ने कहा कि बात ये है कि ये रफ़ा का जो इलाका है इसमें हम एक इलाके के अंदर धकेलेंगे फ़लस्तीनियों को और फ़लस्तीनियों को एक इलाके में धकेलेंगे और जिसने रहना है यहाँ पे रहे और जिसने नहीं रहना वो यहाँ से छोड़ के चला जाए। और हमारी कई मुल्कों से बात चल रही है, कई मुल्कों से बात चल रही है कि फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल दिया जाए मुकम्मल तौर पर। जिसने रहना रहे, जिसने नहीं रहना वो ना रहे और हमें जो है वो हम यहाँ से जो है वो निकाल दें फ़लस्तीनियों को। और कई मुल्कों से बात चल रही है, मुल्क ले लेंगे और ये ले लेंगे। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा धचका। अच्छा, यहाँ पर एक बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रही बल्कि एक और बात भी हुई। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने साथ ही ये भी कह दिया कि वो यूक्रेन में बड़े मजालिम हो रहे हैं। यूक्रेन से खबर आ रही है कि ज़ेलेंस्की जो है वो काफ़ी वहाँ पे मसाइल हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं और वहाँ पे काफ़ी हमले हो रहे हैं। कोई 1035 बंदा यूक्रेन के फ़ौजी मार दिए हैं रशिया ने पिछले 24 घंटों में। तो ये इतलात वहाँ आ रही होंगी। तो उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि ऐसा है कि यूक्रेन को भी असला हम देने जा रहे हैं दोबारा। अभी दूसरा पटाखा जी। ये दूसरा पटाखा, पहला तो ये है कि वो गज़ा के हवाले से, ठीक है, यानी वो कहाँ वो सीज़फायर का ऐलान होना था, कहाँ ये कि जी वो गज़ा से लोगों को बेदखल कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो नेतन्याहू बोल रहा है ये वो सारा वो अभी धोखा है, ये साजिश है, ये बड़ी जंगें हैं, ये क्या है। अच्छा, जब ये सारा मामला हो रहा था ये मामला सारा, तो साथ ही जनाब ये हुआ कि वहाँ पर नज़ा यहूदा करके एक ब्रिगेड है इसराइल की फ़ौज में। ये उनकी सबसे, आप समझ लें कि ये इसको एलीट भी नहीं कहना चाहिए, इसको समझें कि जिसको वो सबसे मुकद्दस समझते हैं, अपने मज़हब में सबसे मुकद्दस समझते हैं। ये बड़ी सख्ती से जो सहूनियत है उस पर ये अमल करते हैं। और ये जब बनी थी, ये ब्रिगेड बनी थी, तो इसमें सिर्फ 30 लोग, इतने सख्त इसके असूल हैं कि इसमें 30 सिर्फ लोग इसमें भर्ती हुए थे 99 के अंदर गालिबन। और अब इसमें कोई 1000 लोग हैं। इसमें बड़ी मुश्किल से बहुत ज़्यादा इसको अल्ट्रा जो आप कहें कि ज़ायनिस्ट या राइट विंगर्स या जो भी कहें, और कई मौक़ों पे तो ऐसा हुआ कि इनके ऊपर पाबंदियां लगाने की बात हुई। इन्होंने ये जो हैं ये इतने इन्होंने शदीद मज़ालिम किए फ़लस्तीनियों पे, टॉर्चर, और उससे बहुत, जब होता है ना कि बच्चों को मारना है और खालें उतारनी है लोगों की और औरतों के साथ जुल्म, तो उस वक्त फिर ये जो है ये इनकी ब्रिगेड सामने आती है नज़ा यहूदा करके। और उसका एक एक जो बंदा है वो बड़ा इनके लिए कीमती, आम फ़ौजियों से ज़्यादा इनको। ख़बर आई जनाब कि गज़ा के अंदर 5 बंदे फ़ौजी जो हैं इस ब्रिगेड के वो मार दिए हैं हमास ने। और उनके तर्जुमान ने ऐलान किया है कि हम इसमें मज़ीद, अभी हमारी कार्रवाइयाँ मज़ीद जो है वो जारी हैं। और मतलब ये कोई एक्सप्लोजिव नहीं, मतलब उड़ा दिया इनको, 5 को उन्होंने उड़ा दिया। और उन्होंने कहा कि ये बाकी जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो सारे के सारे हमारी ज़द पे, अगर हम इनको मार सकते हैं एलिटिस्ट, तो बाकियों को। अब जनाब खानावा चल रहा है, बातें हो रही हैं, ठीक है। साथ ही दूसरी खबर आई। दूसरी खबर ये आई कि हुतीज़ ने एक जहाज़ पर अटैक किया
और उस जहाज़ पे उन्होंने जो अटैक किया हुतीज़ ने, तो उस जहाज़ पे अटैक करके जो MV एटनरी सी के नाम से जो जहाज़ बहर अहमर से गुजर रहा था, उस पर लाइबेरिया या मुख्तलिफ, लेकिन ये लिंक्स इसराइल की साथ, उस जहाज़ पे उन्होंने अटैक कर दिया है हुतीज़ ने ड्रोन से और मिज़ाइल से, और उस पर हमले के कम से कम 2 लोग उस पर मारे गए। अच्छा जी, अब ये ख़बरें आ रही होंगी कि मीटिंग मार्को रूबियो से भी चल रही है, स्टीव विटकॉफ से भी चल रही है। उसके बाद जनाब दूसरी खबर आई थोड़ी देर में, ये मुलाकात के दौरान ही खबरें आ रही हैं सारी, हालात देखें कहाँ पे जा रहे हैं। दूसरी खबर ये आई कि जनाब हुतीज़ ने दूसरे जहाज पर अटैक किया है, ठीक है जी। दूसरे जहाज से भी कर दी, दूसरे जहाज से भी कर दिए, और दूसरे जहाज पे कर दिए, और लेकिन उसमें थोड़ा सा मामला ज़रा गड़बड़ है। वो मैजिक सीज है उस जहाज़ का नाम। अटैक कर दिया और जहाज़ को डुबो दिया, बहरी जहाज़ को पानी में डुबो दिया हुतीज़ ने। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ 18th, अगर हम कोट करें ना, मेरीन इनसाइट कार्गो शिप मेरीन सीन सिंक्स इन रेड सी आफ्टर एक्सप्लोसिव अटैक बाय हुतीज़, 18th हम कोट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैजिक सीज को, ये हुतीज़ की साइट है इल्का न्यूज़, यमन अनाउंसेस 20th फुल सिंकिंग ऑफ मैजिक सीज इन रेड सी। तो मैजिक सी को डुबो दिया, और साथ ही जो 15 स्लाइड है जो उनकी मेरी टाइम जी कैप्टन, 2 क्रू डेड इन कंटिन्यूस अटैक्स ऑन MV एटनरी सी इन रेड सी। तो रेड सी जो है वो बिल्कुल वहाँ पे जो है उसमें हंगामे क्या, वो एक क्यास पूरा मुकम्मल तौर पर। अच्छा, ये जो है ये सारा उस वक्त चल रहा था जब वहाँ पे, और साथ ही जो मैंने आपसे कहा ना हमास के तर्जुमान जो अबू उबैदा, उसने आके कहा कि ये जो 5 बंदे हमने मारे हैं और बाकी जितने लोग हैं वो हमारे निशाने पे। अब इसमें जो ये गुफ्तगू हुई, इसमें 3 बातें इस दौरान, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हुई 24 घंटों में। एक और भी है, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, लेकिन वो थोड़ी सी नज़रों से ज़रा उसको आखिर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो पहली तो हो गई जनाब कि वो इन्होंने हमास के बारे में, ये गज़ा के बारे में, और ये सारा सीज़ फायर क्या बना, धोखा, साजिश, जंगें, कत्लेआम, ये क्या हुआ, ये तो सीज़ फायर होनी थी। ट्रम्प साहब ने ये सारी की सारी बातें नेतन्याहू के मुंह से कहलवाई हैं, और डोनाल्ड ट्रम्प ने इसमें एक जुमला नहीं कहा। वो जितने सवाल आते गए उसने कहा नेतन्याहू तू बोलता जा, नेतन्याहू बोलता गया। मैंने उस दिन भी बात की कि आप ट्रम्प के ट्रूथ सोशल पे जो चीज़ आ रही है ना, उसको देखें, आप उसकी गुफ्तगू को ज़रा नज़रअंदाज करें। वो तो जिसको बिठाया उसको गाली दी थी, उसको तो गाली प्रेसिडेंट ने दे दी, सख्त गाली। अब ये सारी बातें नेतन्याहू करता जा रहा है, अच्छा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। उसकी एक और मुलाकात होगी आज, उसकी मुलाकात जो है वो JD वैंस से हो रही है जो, अच्छा इसकी बीवी भी इसके साथ थी सारा, लेकिन उधर से मेलिना ट्रम्प की कमी महसूस हुई। बहरहाल तो वो अभी सारी बातें ट्रम्प की तरफ से होती रही। दरमियान में ये हुतीज़ एक्टिव हो गए, अरब ममालिक खामोशी से देख रहे हैं चीज़ें, मामला देख, और फौजी भी मार दिए, और ये बातें हो रही हैं, और ये बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप बुरी तरह से जलील ख्वार हो गया, ठीक है ना, खज्जल ख्वार इतना हुआ कि सेव द चिल्ड्रन एक बड़ी अच्छी
तंजीम है, बड़े वो, मैं तो बड़ा हैरान था कि उसका कनेक्शन निकल रहा है बोस्टन ग्लोबल कॉरपोरेशन के साथ। लेकिन सेव द चिल्ड्रन ने 2006 में इनका माहिदा हुआ था, बहुत अच्छी था, मैं इनके लोगों से मिला भी हूँ, बहुत बहुत काम बच्चों के लिए कर रहे हैं ये। उन्होंने अपना 2006 का माहिदा बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ तोड़ने का ऐलान किया है। बहुत बड़ा आलमी तंजीम है सेव द चिल्ड्रन। उन्होंने कहा कि हम इन इल्ज़ामात के बाद मुकम्मल तौर पर ये सही हैं, गलत हैं, जो भी हैं, इस स्टोरी आने के बाद हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इनसे ना किसी और से, और ये उनकी तरफ से बात हुई है। अच्छा, मैं इसी के साथ हम कंटिन्यू यूक्रेन का जिक्र भी लेकर आ गए हैं। तो इसमें प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं वो 17 साल के बाद कोई फ्रांस के कोई रहनुमा जो हैं वो बरतानिया पहुँचे आज, और ये बड़ा हिस्टोरिक विजिट है उनका, प्रेसिडेंट मैक्रोन का, क्योंकि इससे पहले सरकोजी गए थे तो गॉर्डन ब्राउन के दौर में, और ये 17 साल बाद बरतानिया का दौरा, और ये शाही दौरा है, यानी स्टेट विजिट तो है लेकिन शाही दौरा इसलिए कह रहा हूँ कि बादशाह की तरफ से, शाह चार्ल्स की तरफ से, और उधर से मलका और इधर से इनकी एहलिया। ठीक है, प्रेसिडेंट मैक्रोन की एहलिया का वैसे कोई तासुर दुनिया में, कुछ लोग उनसे बड़े खुश हैं, कुछ लोग बड़े नाराज़ हैं। जब से वो थप्पड़ वाली वीडियो आउट हुई है, वो पता नहीं क्या थी क्या नहीं थी, बहरहाल तो कुछ लोग बड़े उसको मीम्स बना के सोशल मीडिया पे डालते रहे, तो वो जो है वो मलका के साथ बैठी हुई थी। अच्छा, ये दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये है कि ब्रेक्जिट के अंदर, ब्रेक्जिट एक बहुत गलत फैसला था, बरतानिया के नज़दीक ब्रेक्जिट एक गलत फैसला था, वो पता नहीं हुए क्या टोरीज के दौर में क्या किया, और वो ऐसे ही बस वो। तो एक तो मेरे ख्याल से बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी तरफ से ये मैसेज, और बड़ी कोशिश भी हुई कि किसी तरह से, और ये बड़ा अच्छा रिस्पांस आया कि बरतानिया और फ्रांस, अच्छा बरतानिया फ्रांस का साथ आना जो है ना, एक तो ये है कि ये चलें दरमियान में पानी है और ये सारे मामले, इनकी तारीख भी बड़ी, मतलब एक ऐसी तारीख है जो सोच के बंदा सर पकड़ के बैठ जाए कि ये फ्रांस और बरतानिया, मतलब पुरानी तारीख जो है ना, बड़ी तल्ख तारीख है इनकी। ठीक है ना, अमेरिका ख़ासतौर पे जब देख रहा है इन दोनों को कि अच्छा एक मिनट ठहरो, एक तो इनमें से मेरे साथ था जब दूसरा से लड़ाई हो रही थी, तो आप देखें ना, हिस्ट्री इतनी पुरानी भी नहीं, 100, 150, 200 साल की पुरानी, लेकिन ये इनके ताल्लुकात बड़े, फ्रांस और बरतानिया के तारीख उठा के देखें ना, तो उसमें बड़े इंटरेस्टिंग। तो ये हमारा ब्रेक्जिट आप समझें कि उसमें एक तरह से वापसी, तो ये बड़ा खुश आइंदा है, बरतानिया के लिए भी अच्छा है, EU के लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है। ख़ासतौर पर यूथ बड़ी परेशान थी कि वो वहाँ जाती थी तो वो बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ में आती थी, तो यहाँ पर उनको फ़ॉरेन स्टूडेंट्स की फ़ीस देनी पड़ती थी, वो वहाँ जाते थे, तो वो एक मेरे ख्याल से वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस और ये सारे, इट्स गुड कि ये यूरोप के साथ इनकी इंटीग्रेशन हो रही है, UK की, बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा, अब इसमें उधर से जनाब ट्रम्प साहब ने ये ऐलान कर दिया, अरे ये मुल्क जो है ना, ये अपनी जगह पर, इनको पता है कि इस वक्त इंतहाई गैर यकीनी मामलात हैं, वहाँ ट्रम्प साहब का कुछ पता नहीं क्या किस वक्त तो क्या बात कर दें, तो इस वक्त ये अपनी जो संजीदा लोग हैं, ये अपने सारे मामलात को आपस में देख रहे हैं, और वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है, मतलब वर्स्ट के सिनेरियो क्या है कि यूक्रेन की मदद बंद कर दिया आपने, तो वो चलें यूक्रेन, अच्छा यूक्रेन की मदद इन्होंने कहा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस ज़ेलेंस्की को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, वो अभी तक पूछ रहे पेंटागन से, अभी जब हम बात कर रहे हैं कि कौन सी मेरी मदद जारी कर रहे हैं, मेरे तो 1000 बंदे को मेरे मार दिया है, और अभी तो अटैक हो रहे हैं कीव के ऊपर और बाकी जगहों पे, वो कह रहे हैं कि नहीं वो हमें भी नहीं पता, पेंटागन को भी नहीं पता, कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कुछ कहा है, तो वो मेरा ख्याल है कि शायद हमारा ख्याल है कि पैट्रियट मिसाइल्स के वाले से बात हुई है, पैट्रियट मिसाइल्स आपको देने की बात हो रही है, तो पैट्रियट मिसाइल कोई दुकान से जाके तो नहीं खरीद लेते ना, परचून की दुकान पे थोड़ी मिलते पैट्रियट मिसाइल, या तो पैट्रियट मिसाइल्स जो है वो जर्मनी से आप शिफ्ट करेंगे या किसी और मुल्क से देंगे, या ये कि अमेरिका, कहाँ से जाएंगे पैट्रियट मिसाइल्स, तो कुछ अर्से पहले तो यहाँ से कहा था कि इसराइल हम भेज रहे हैं, तो वहाँ बड़े अच्छा, ये जो कतर पे अटैक हुआ था ना, जिस दिन ये ईरान पे अटैक हो रहा था, तो कतर की उदैद एयरबेस पे काफ़ी पैट्रियट बैटरीज यहाँ पर भी। अब ये है कि ये क्या हुआ, क्या ये इतना बड़ा धोखा हुआ है फ़लस्तीनियों के साथ, और क्या इसमें अरब ममालिक की तरफ से भी जो है वो एक, मतलब ये क्या हुआ है अचानक, मतलब ये इसको कैसे, और इसी दौरान जो है मेरा समझा कि तो टैरिफ्स का ऐलान कर दिया उन्होंने, मतलब 40% टैरिफ्स
कई मुल्कों पे 40, कई पे 25, उस पर भी बात करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना। ये आसियान के मुल्क जो ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया में वो ज़्यादा रगड़े में आ गए, टैरिफ्स का उन पर ऐलान हो गया। और वक्फे में जाने से पहले एक ख़बर जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है कि ब्रिक्स के इजलास के बाद जो चाइना के वज़ीर आज़म ली क्वांग हैं वो इजिप्ट में है। वो दौरा ज़्यादा उसकी अभी तक कोई डिटेल्स नहीं आई, लेकिन वो पिछले काफ़ी घंटों से दौरा शुरू हो चुका है गालिबन, और उनको इजिप्ट में वो मौजूद हैं। और इजिप्ट जो है इस वक्त चाइना के वज़ीर आज़म इजिप्ट में इन हालात में वक्फा लें, फिर बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक। हुआ क्या फ़लस्तीनियों के साथ हम ये बात करेंगे ना। ये तो हमने बताया कि जो खबरें एक दफ़ा हमने ज़हन में कर ली, अब तज़किरा देते हैं कि हुआ क्या है, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा जुल्म, ज़्यादती। ब्रेक के बाद और सब डिस्कस करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और सारे मुल्क खामोश हैं, किसी की तरफ से कोई मजम्मत नहीं आई, कोई क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से 2 रियासती जो हल्ता उसको तो मुस्तरद कर दिया गया, अभी मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? ये मैं इस पर आता हूँ, लेकिन पहले मैं इससे पहले ये ज़रा आपको बताऊँ, ये फर्स्ट अगर हम दिखा सकें लेटर रिकग्नाइज पैलेस्टाइन, ये टाइम्स बरतानिया में 26 उनके जो बेहतरीन साबिक सफारतकार हैं उनका एक ख़त आज रिकग्नाइज पैलेस्टाइन के नाम से द टाइम्स यूके के अंदर, और उसमें अगर हम देखें तो उसमें यरूशलेम के साबिक कौंसल जनरल जो बरतानिया के रहे हैं सर विंसेंट फियन से लेके, और बड़े ज़बरदस्त उसमें नाम, सारे नाम अगर हम इसमें देखें तो 26 लोगों ने रिकग्नाइज पैलेस्टाइन लिखा है। किसको एड्रेस किया उन्होंने? केयर स्टेमर जो वज़ीर आज़म है बरतानिया के, और फ्रांस के मैक्रों को, कि भाई आप यहाँ पे यूक्रेन की जंग वंग तो छेड़ने आ रहे हैं, लेकिन 26 टॉप डिप्लोमेट्स ने, फॉर्मर टॉप डिप्लोमेट्स ने, जो कि जिनमें कई तो आपको टाइटल नज़र आ रहे हैं कि सर हैं उनके, ठीक है, तो इन्होंने ख़त लिखा है। और ज़्यादातर इसमें आप देखें तो ग्लोबल साउथ या मशरिक़ वस्ता और ये सारे, इनका सबका कहना ये है कि आप जो है इसमें फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करें। दूसरी, मैं वापस आ रहा हूँ गज़ा पे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि बड़ी शदीद मार्को रूबियो ने मुबारकबाद दी थी शायद दलाई लामा को, तो उसके ऊपर चाइना का शदीद रद्द-ए-अमल आया है। और ये मैं ग्लोबल टाइम, ये दलाई लामा का जो इशू है ना, इस इशू को, ये इशू बहुत बुराई का सबब बनेगा आगे। मुझे नहीं पता कि इंडिया ने क्यों ये इस वक्त किस मकसद के लिए उन्होंने जो है वो, बजाय इसके कि चाइना से अपने ताल्लुकात, हिस्से में ताल्लुकात बेहतर करते, तो वो उन्होंने फिर वो दलाई लामा के साथ जो सिलसिला किया, और किस लेवल पे हुआ है ये मैं नहीं जानता, ये क्योंकि ये CIA प्रोजेक्ट था। तो अब वो ग्लोबल टाइम्स 56 में कोट कर रहा हूँ कि चाइना अर्जेस US टू स्टॉप स्पेंडिंग रॉन्ग सिग्नल्स टू सेपरेटिस्ट फोर्सेज एडवोकेटिंग शीजियांग इंडिपेंडेंस फॉलोइंग रूबियोज बर्थडे ग्रीटिंग्स टू 14 दलाई लामा। तो ये चाइना की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन है। चाइना, दिल्ली को मैं कोट कर रहा हूँ, चाइना अर्जेस US टू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन इशूज रिलेटेड टू शिंजियांग। अच्छा, अब ये है कि ये जो है वो तो चाइना जो है वो इसको बराह रास्त देख रहा है कि ये अमेरिका का प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया अपने यहाँ लेकर आ गया। और मैं आपको बताऊं, ये ट्रंप का दौर था जब ये स्टार्ट हुआ था, गैलवान का मामला और LAC पे सारा मामला, तो ट्रंप क्या अपनी फौजें उतारेंगे इस वक्त भारत के लिए, मतलब इनको अपने पड़ोसियों के साथ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जाने, उनकी जमात जाने, और भारत के अवाम जाने जो बड़े बाशऊर हैं उनको, कि वो ये इसका दलाई लामा से क्या ताल्लुक़ है भाई इस वक्त भारत के इश्यूज़ का, जो रीजनल इश्यूज़ हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नई पुरानी दुश्मनियाँ ख़त्म हो रही हैं, बल्कि नई तरफ जा रहे हैं दुनिया। बहरहाल वो जो, मैं उस पर क्या तबसरा करूँ, मैं दलाई लामा को काफ़ी अरसे से जो कि डिस्कस करता रहा हूँ और फॉलो भी करता रहा हूँ स्टोरी को, तो मैं मुझे यही तवक्को थी कि यही होगा, लेकिन मैं ही सोच रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी जो है वो उनकी हुकूमत किसी थोड़ी बहुत अक्लमंदी का इस मरहले में मुजाहरा करे, लेकिन वो लगता है इस तरह ट्रंप के आगे इस वक्त इस तरह से सरनगू हैं उनकी सारी फॉरेन पॉलिसी की, उनको दुनिया में कोई और नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। अच्छा, अब आ जाएं कि यहाँ पे क्या मामला हो रहा है। यहाँ पे पहले तो ये है कि जो इजिप्ट में पहुँचे हैं ना चाइना के, इजिप्ट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, इजिप्ट, मिस्र।
अरब तारीख में नहीं बताने, वो पहले बहुत डिस्कस हो चुका है कि यहाँ के अरब कौन से थे, और ये जब इजिप्ट गए तो वो फिर अरबी ज़बान बोले जाने लगी, और इजिप्ट एक बड़ी पुरानी तहजीब है, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग आबाद हुए आके, वो जो कुरैश कबीला जिनमें, तो वो सारे जो थे वो थे जो कि फ़लस्तीन से आए थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत फरमाई थी फ़लस्तीनी इलाकों से। तो एक ताल्लुक़ अरब बायदा, वो जो यहाँ पे लोग थे वो छोड़ते हैं, वो पुरानी गायब हो गए थे आद और समूद के बाद, और फिर ये यमन की तरफ जो थे वो सबा, यहाँ पे कुछ लोग आबाद थे, बाकी लोग आबाद थे। बहरहाल उसमें जाए बगैर मैं इजिप्ट पे आता हूँ। इजिप्ट में चाइना के वज़ीर आज़म क्या करें, फिर गज़ा पे आते हैं। इजिप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। इजिप्ट एक तो ये है कि चाइना के बड़ा करीब, बहुत चाइना और रशिया के साथ वो करीब आ चुका है। जैसे ये जो उनके हथियार और ये प्लेन्स और सारी टेक्नोलॉजी इजिप्ट ले रहा है। इजिप्ट ब्रिक्स का मेंबर भी बन गया है, लेकिन साथ इजिप्ट जो है वो अमेरिका से 8B सबसे ज़्यादा जो मुल्क ले रहे हैं। साथ ये मिडल ईस्ट के अंदर उसकी एक, मिडल ईस्ट में तो है लेकिन वो अफ्रीका में असल में है, लेकिन वो चलें वेस्ट एशिया के साथ अगर आप मीना को जोड़ दें तो साथ वो उसमें भी आ जाता है। और फिर उसके 3-4 फ्रंट्स पे बड़े इश्यूज चल रहे हैं। तो जो प्रेसिडेंट सिसी हैं वो उसको बड़े तरीके से हैंडल कर रहे हैं। एक तो बैलेंसिंग एक्ट उनका अमेरिका के साथ, रशिया और चाइना के बड़े करीब आ गए हैं। वो मैंने कहा ब्रिक्स का मेंबर बन गया इजिप्ट बाकायदा। और दूसरी जो बात है वो ये है कि उनके 3 यानी चारों तरफ से ही समझें आप, कोई ना कोई बड़ा तनाज़ा चल रहा है। एक तरफ तो हमें पता है गज़ा है और वो सबसे बड़ा, लेकिन जो दूसरी तरफ उनकी लीबिया है, तो लीबिया के अंदर खाना जंगी हो रही है, और वहाँ पे खलीफा हफ्तार जो है वो, अच्छा अब वो खलीफा हफ्तार जो है वो, और यहाँ पे सूडान है तो सूडान में वो खलीफा हफ्तार और ये जो जनरल बुरहान, ये इनके दरमियान मुलाकात वगैरह करवा के वो सारा, अब वो खलीफा हफ्तार की एज ज़्यादा हो गई है। खलीफा हफ्तार वो लीबिया वाला, उसकी एज ज़्यादा, उसके बच्चे आ गए हैं आगे। तो उनका एक बच्चा है उसका नाम है सद्दाम, वो आगे है, मगर वो सद्दाम इजिप्ट के करीब है। वो दूसरा जो है वो दूसरी साइड पे, वो यानी वो देखे ना, वहाँ पर भी एक लड़ाई हो रही है, एक यहाँ पर लड़ाई हो रही है हमीती और बुरहान के दरमियान, यानी वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सूडान में वो लड़ रही हैं आपस में। उधर वो लीबिया में लड़ाई हो रही है, तो वो उसका स्पिल ओवर, वो चार्ड से वो स्मगल होता है असला, वो उधर जाता है। तो वो प्रेसिडेंट सिसी के लिए ये फ्रंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ख़ासतौर पे चूँकि सूडान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो इथोपिया में चाइना का सबसे बड़ा डैम बन रहा है, वो बन चुका है ऑलरेडी। तो चाइना इस वक्त, चाइना रशिया बड़ा, अच्छा रशिया की कुछ पता नहीं, वो रशिया जो है ना सूडान में, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी एक तरफ वो उधर भी हैं, यानी ऑफिशियली वो हुकूमत के साथ है रशिया, लेकिन जो वैगनर ग्रुप वाला जो अफ्रीका कौम बन गई है वो जो है वो पैरामिलिट्री के साथ भी है। तो रशिया ने बड़ा अंदर भी दोनों ग्रुप्स को बैलेंस करके रखा हुआ है। लेकिन ये यहाँ इस खेल में कि अमेरिकन नहीं हैं। अच्छा, लेकिन दूसरे मुल्क हैं, दूसरे जो हमारे ब्रादर ममालिक हैं, तो उनमें से कुछ जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। इजिप्ट जिस तरफ खड़ा है उधर कुछ इजिप्ट के गए हैं, तो वो बहरहाल कोशिश हो रही है कि वो किसी तरह से वहाँ पे अमन कायम किया जाए। और उसमें प्रेसिडेंट सिसी हैं। तो चाइना दरमियान में खामोशी से चाइना के वज़ीर आज़म मौजूद हैं, लेकिन चाइना की बात पर हतमी होती है। चाइना फिर एक मैसेज देगा तो वो फिर सारे वही सुनेंगे चाइना की बात इस वक्त। अच्छा, अब आ जाएं आप गज़ा में क्या हो रहा है, अब क्या होने जा रहा है। एक तरफ तो सारा दिन ये रात से अरबों वाले खामोश क्यों, ये जो सीज़फायर है, सीज़फायर मुआहदा, इसमें तेज़ी आ गई है और नेतन्याहू अपनी आखिरी जंग लड़ रहा है कि उसको सीज़फायर से पहले कुछ ना कुछ उसको मिल जाए। और कतर से ये खबरें आ रही हैं कि जनाब कतर में दोहा कतर में इनका जो अटैक हुआ है ना, वहाँ पे जो मोसाद की बिल्डिंग में, तो काफ़ी आला ओहदेदार मारे गए हैं। अभी तक डेविड बारनी या मोसाद का सरबरा भी सामने नहीं आया उन अटैक्स के बाद, जो इनके मोसाद के हेडक्वार्टर पे जो अटैक हुआ था। और ये जो मुज़ाकराती टीम है उसमें भी डेविड बारनिया नहीं है। बहरहाल तो लेकिन कुछ कहना जो है वो जब तक कोई तस्दीक नहीं होती, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पे तल अवीव में। और ऐसे मनाजिर कभी इसराइल ने देखे नहीं हैं। जंगें होती रही हैं, कभी जॉर्डन के साथ हो रही है, कभी मिस्र के साथ हो रही है, कभी सीरिया के, लेकिन वो
वो दूसरी जंगें थी, आर्टिलरी और जनाब उसमें फ़ज़ाइया भी आ रही। ये जो अटैक्स हुए, बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स गिर गई हैं उनकी, अब तो उन्होंने टोटल बैन कर दिया कि मज़ीद कोई तस्वीर इसराइल से बाहर नहीं जा सकती। यानी इसराइल से तस्वीर, अब जो तस्वीर है तबाही की वो पुरानी है, अब नई तस्वीर कोई नहीं आ सकती बाहर। तो जंग बंदी का जो फार्मूला है वही फार्मूला कि पहले दिन कितने लोगों को छोड़ना है और कितने कैदी रहे होंगे, वो अपनी जगह उसमें तेज़ी आ गई। अरब ममालिक ने, तमाम अरब ममालिक, आज ने सारा दिन सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया, कतर की तरफ से क्यों नहीं आया, अरब लीग की तरफ से क्यों नहीं, वो सारे के सारे जो हैं वो स्टीव विटकॉफ से और ऑन बोर्ड है वाइट हाउस के साथ, और वो उस मुआहदे की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और वो ये कह रहा है कि हम ये जो आखिर में, एक तो ये है कि कैदियों को, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, मरवान बरगुती को, इनको ना रिहा करें, वो कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। इसने कहा ना कि नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने 5 बंदे मार दिए उन्होंने हमास ने, वो कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। इसने फिर अभी लेबनान के साथ छेड़खानी शुरू की है, वहाँ से हिजबुल्लाह जो है उन्होंने मैसेज दिया है कि देखें सऊदी अरेबिया की वहाँ पे, यानी जो जनरल जोसेफ वहाँ ना बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, आर्मी चीफ रहे हैं वहाँ पे, तो वो हिजबुल्लाह वहाँ मौजूद है। वो एक हद तक वो खुद वो फिर हिजबुल्लाह को कहेंगे कि आप ही निपट लें इनसे, आप ही सीज़फायर करवा के और ये आप ही निपट लें। अच्छा, अमेरिकन से कहना ये कि सारे हिजबुल्लाह से सब हथियार वगैरह ख़त्म हो गए, ईरान भी बिल्कुल न्यूक्लियर ईरान का भी ख़त्म हो गया, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बड़े खुश घूम रहे हैं। वो इस वक्त उन्होंने ईरान को भी मैसेज भेजा है कि ऐसा है कि एक तरफ तो नेतन्याहू के साथ उन्होंने जो जुमले कहे, नेतन्याहू से करवाए ना उन्होंने, खुद तो नहीं बात की उन्होंने ईरान के बारे में, दोबारा युवा तो हम ये करेंगे वो करेंगे सारा, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये मैसेज जो है ये भेजा है ईरान को कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत आप हमसे शुरू करें, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगले हफ्ते आपसे हम बातचीत शुरू कर दें। तो ईरान की तरफ से जो है ना, वो सरकारी तौर पे तो नहीं, लेकिन उनकी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो वहाँ पे, जैसे 49 में दिखाऊँ तो महर न्यूज़ एजेंसी ईरान की जो है 49th, ईरान स्टडिंग यूएस रिक्वेस्ट टू कंटिन्यू न्यूक्लियर टॉक्स, सोर्सेज बता रही हैं कि वो ईरान भी गौर, मतलब है कि वो यानी वो भी साथ साथ बातचीत, यानी नेतन्याहू को कोई सिर्फ ऐसे चाहिए कि नेतन्याहू को कुछ ना कुछ मिल जाए ज़रूर इसमें से, क्योंकि वो सारा का सारा जो अबू शबाब वाला प्लान भी गया, वो हेब्रोन वाला भी गया, कतर की तरफ से भी बात की गई है कि इसमें थोड़ी सी ताख़ीर शायद हो गई है दरमियान में, लेकिन ये है कि जो हमास अपनी जगह पे बिल्कुल, वो तो पहले ही मान चुके थे हमास, ये देखें सारा मलबा हमास पे डाल रहे थे। एक तो ये कि सारा प्लान सारा एक्सपोज कर दिया मीडिया ने उठा के, और मैं आपको बताऊं ये मैंने बेशुमार दफ़ा देखा है कि जो वेस्टर्न मीडिया है जिसको हम बहुत बुरा भला कहते हैं, ये ऐसी स्टोरीज लाते हैं जो मुसलमान दुनिया के मीडिया में नहीं आती, जैसे अबू गुरैब जेल, जैसे सीमोर हर्ट्स, जैसे और बेशुमार ये पूरे जो स्कैंडल्स हैं, फाइनेंशियल टाइम्स ला रहा है सामने, वॉशिंगटन पोस्ट ला रहा है सामने, न्यूयॉर्क टाइम्स ला रहा है सामने, ये सारे जो अखबार हैं, ये जब कभी जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, ये अखबार ऐसे सामने लेकर आते हैं, मतलब इन्होंने उसको टोनी ब्लेयर को नहीं छोड़ा कि हमारा टोनी ब्लेयर इसमें मुलव्वस है। अब टोनी ब्लेयर लेबर पार्टी के वज़ीर आज़म है, अब उन पर दबाव है कि भाई आप भी तो टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट के हैं, तो आप ज़रा पहले तो रिज़ाइन करें, तो अब कह रहे हैं कि एक मिनट भाई मैं तो मेंबर था कि लेबर पार्टी का, मेरा टोनी इस प्लान से कह दो, कहते हैं आपका ताल्लुक, तो प्रेशर उन पर बढ़ रहा है कि आप इसे रिज़ाइन करें, इसको बैन करें, ये तो कत्ल आम में मुलव्वस है टोनी ब्लेयर का जो सारा इंस्टीट्यूट है। इसी तरह से वो जो यासिर अबू शबाब, वो भी कहीं इधर उधर वो भाग गया, वो जो सल्तनत जिसने अनाउंस करनी थी हेब्रोन के अंदर खलील में, वो कहीं फरार हो गया। तो ये सारी छोटी छोटी जो हरकतें थी, इसमें असल जो संजीदा बात है वो ये है कि कतर में और यहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसमें पेशरफ्त हो रही है। नेतन्याहू वहाँ गया है अपनी चमड़ी बचाने के लिए कि मुझे किसी तरह से, मैंने आपसे इसीलिए बात की ना कि ट्रंप ने उसके ऊपर ना कोई बात की, उन्होंने कहा नेतन्याहू बताएगा ना, अच्छा ये बताएगा ये बताएगा ये बताएगा, तो वो स्टीव विटकॉफ ने कहा कि मैं अगले हफ्ते यहाँ आ रहा हूँ, और उनकी पूरी कोशिश है कि उनकी ईरान के साथ भी ओमान में बात हो जाए, ओमान में डायलॉग दोबारा शुरू हो जाए, और जो है वो इसके ऊपर दोबारा मुलाकात जब हो नेतन्याहू से, एक और नेतन्याहू रुक गया उधर ही, आज वो जेडी वैंस से मिलेगा, फिर वो शायद स्पीकर से भी मिल रहा है, बाकी 2-3 दिन वहाँ गुजार के डीप स्टेट और बाकी उनके जो लिंडसे ग्रैम टाइप लोग हैं उनसे मिला के सारे वो। लेकिन ये कि ट्रंप है, ट्रंप ने इलॉन मस्क को नहीं छोड़ा, देखिए ना, तो वो ट्रंप का बिल पास हो गया, तो ट्रंप जो है ना वो इसी तरह से वो रशिया की तरफ से ही बात हुई है कि भाई ये ट्रंप ने बात तो की, लेकिन हमें मैसेज नहीं मिला अभी तक किसी किस्म का कि कोई
अगर पहुंचेगा असला तो फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन इस दौरान यूरोप के अंदर एक बड़ी अजीब डेवलपमेंट हुई है। उनकी जो रॉटरडैम की जो पोर्ट है रॉटरडैम की, उसके ऊपर फाइनेंशियल टाइम्स ही रिपोर्ट कर रहा है कि ये वहाँ पे रशिया से जंग के लिए तैयार, यूरोप की 29th यूरोप्स बिगेस्ट पोर्ट रेडीज फॉर पोटेंशियल वॉर विद रशिया। ये पहले भी कोल्ड वॉर के दौरान भी यहाँ पे रॉटरडैम की बंदरगाह के ऊपर जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह आती रही है। लेकिन ये है कि क्या वाकई, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि बेहतर से बेहतर मामला भी हो सकते हैं और बद से बदतर भी हो सकते हैं। इस वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हर मुल्क तैयार रहे कि अच्छे, सब कुछ अच्छा भी हो सकता है, अचानक जनाब पता चला कि मुज़ाकरात होने हैं इस वीकेंड पे और पता चला ईरान पे अटैक हो गया, ठीक है, तो अमेरिका भी कूद गया उसमें, ये भी नहीं इसराइल, अमेरिका भी कूद गया पूरा। अब मसला ये है कि इसी तरह से यहाँ पर वो एक वाक़या पेश आ गया, मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान कह रहा है कि तहकीकात करवाएं, और जब पता चला कि उसके बाद वो एक ऐसी जगह मामला पहुँच गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इन्वॉल्व होना पड़ा बीच में भारत की दरख्वास्त पे, और जहाज़बाज उनके गिर गए, डैमेज हुआ बहुत ज़्यादा। किस्तों किस्तों में मान रहे हैं वो, आहिस्ता आहिस्ता करके वो एकदम से नहीं मान रहे, मतलब झटका ना लग जाए पब्लिक को, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा नुकसान हुआ है, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, ऐसा थोड़ा सा और हुआ है, ये हुआ है। अब मसला ये है कि वो आज, अच्छा ये जो टैरिफ उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, तो इसमें लाउस पे किसी पे उन्होंने 48%, 40%, बांग्लादेश पे था नहीं, ये 1 अगस्त से अप्लाई होंगे, अभी नहीं हुए, ये 1 अगस्त से अप्लाई होंगे। तो असल में ये भी एक टैक्टिक है कि उनसे सब आके मुझसे मुज़ाकरात करें सारे मुल्क ना, मतलब जापान, साउथ कोरिया, उनके इत्तेहादियों ने 25% रोक दिया, लेकिन अभी नहीं, 1 अगस्त से होगा। तो सब आए उनके पास, उनके दरबार में आगे पीछे कहीं ये ट्रंप आप तो बड़े खूबसूरत हैं, हमारी तरफ से भी नोबल इनाम, हमारी तरफ से भी नोबल इनाम, हमारी तरफ से भी नोबल इनाम, वाह वाह सुभान अल्लाह, तो ये खुश हो जाएं, ठीक है ना। या खुश नहीं होते गुदगुदियाँ करें, इनको क्या करें भाई, इनको मनाएं किसी तरह से, और इनको मनू के इनसे टैरिफ कम करवाएं। तो ये इन्होंने कहा कि अनाउंस तो मैं कर रहा हूँ, अच्छा अनाउंस कर दिया इन्होंने, लेकिन नहीं अभी नहीं, 1 अगस्त से होंगे अप्लाई, तो अभी टाइम है कि मुझसे बात करो, मेरे खुद आगे पीछे दाएं। वो तो कैमलन में उधर पुतिन कह रहे हैं कि हमें तो कोई इतला नहीं, अभी वेपन्स आते हैं तो फिर हम गौर करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या हमारे साथ चाह रहे हैं आगे, मतलब मामलात करना, और हम तो इंतज़ार करें। हमारी आखिरी बात हुई थी इस्तांबुल के अंदर, डायलॉग की बात हुई थी, हमारी टीम तो तैयार है, ये क्यों नहीं आ रहा, ज़ेलेंस्की की टीम क्यों नहीं आ रही वहाँ पे बात करने। इस्तांबुल, टर्की तो इंतज़ार कर रहा है, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर में ख्याल से पाकिस्तान आ रहे हैं आजकल में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इशू ये है कि ये जो है ना मामला, मतलब वो पूरा नेतन्याहू से कहलवा कलवू के वो सवाल ही पैदा नहीं होता इस वक्त, कि इस वक्त वो अरब ममालिक में, अब देखिए ना OIC खामोश, अरब लीग अरब ममालिक खामोश, क्योंकि उधर मुज़ाकरात तेज़ हो गए। और कतर की तरफ से भी ये कहा गया है कि जी वो, इसराइल ने भी कहा है कि जी वो हमारे मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी के साथ। लेकिन बात वही है कि वो जंग का मुकम्मल खात्मा जा रहे हैं कि हमें ट्रंप ये कहे कि इसके दौरान, सीज़ फायर के दौरान इसराइल अटैक नहीं करेगा, और अटैक करेगा भी तो जंगबंदी रहेगी, मतलब ये नहीं कि उसके बहाने फौज घुस गई पूरी और हम अंदर मौजूद रहेंगे। क्योंकि आपने खुद ही तो कहा कि 50 दिन के बाद, हम तो कह रहे थे कि एक साथ सारे लोग छोड़ दें और ये ऐलान कर दें 2 स्टेट का, और जो भी आपने ऐलान करने, और बाकी जब ये तय हो गया कि एक न्यूट्रल वहाँ पर ऐसे लोग जिनको फ़लस्तीनी अथॉरिटी या तो नई शक्ल में सामने आएगी, या हम, जब ये तय हो गया कि वो अथॉरिटी वहाँ पर आएगी और बाकी मुल्क वहाँ पे सिक्योरिटी संभालेंगे, तो इसका मतलब जाहिर है कि हमास जो है वो तो, उनके लोग तो या तो एक्साइल होंगे या वहाँ पर रहेंगे तो कुछ सियासी शक्ल में। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि हमास को जान से मार दें? उन्होंने हमास को ख़त्म कर दिया, उन्होंने 5 बंदे मार दिए फ़ौरन उठा के, नहीं कहा हुतीज़ को तबाह कर दिया हमने, परसों अटैक किया ना हुतीज़ को बंदरगाहों पर, उन्होंने जहाज़ डुबो दिया, इन्हें हुतीज़ ने जवाब में जहाज़ डुबो दिया पूरा, एक जहाज़ के ऊपर अटैक किया, दूसरे जहाज़ को पानी में गर्क कर दिया। बात यह है कि ये जो है, और साथ ही जो है वो रशिया के तरफ से बात हुई है बड़ी वाज़े, प्रेसिडेंट पुतिन से तो गलत बात नहीं करते, मिडल ईस्ट के ऊपर बात हुई है, ईरान पे बात हुई है, गज़ा पे बात हुई है, सीरिया पे बात हुई है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बाकी और अरब ममालिक सारे अपनी जगह मौजूद, एक प्लान फॉरवर्ड हुआ है, वो प्लान इजिप्ट की तरफ से हुआ। बाकी तो नेतन्याहू को मेरे ख्याल से अभी नेतन्याहू मौजूद है, इस बात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। आज जो है वो आज भी कुछ शहादतें हुई हैं, कतर से लेकर खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू जो है, इनकी जो टीम है वहाँ पे जो पहुँची हुई है, वो टीम ये कह रही है कि भाई इसको जल्दी सीज़ फायर को करवाओ, ये 2 कंडीशंस हमारी हमास से मनवा लो, 3 हमें मनवा लो, कोई फेस सेविंग मिल जाए। ये तो सारा का सारा जो है
ये सारा का सारा मामला, तो ये भी हो सकता है कि वो किस्तों की जगह एक ही दिन में अनाउंस हो जाए। यानी अभी नेतन्याहू वहाँ चूंकि मौजूद है अमेरिका में, इसके एक मैंने कहा ना एक दफ़ा और मिलेगा ट्रंप से। इसने ट्रंप ने कहा कि इधर ही बैठो बच्चों, जाने से पहले मिलके जाना, मुझे ये तुम्हारी मौजूदगी में सारा स्यापा मुकाना है, ठीक है, फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान करना है। तो देखते हैं कि अगले चंद दिनों में सब अपने अपने, मैंने कहा ना, सब एक बहुत बेहतर दुनिया की तरफ देख रहे हैं, लेकिन साथ ही वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए सारे मुल्क अपने आप को तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान भी तैयार कर रहा है कि पॉज का बटन दबाया, किसी वजह अचानक पता चला, फिर कुछ मोदी जी ने कहा कि ये संदूर पता नहीं क्या था वो, तो बहरहाल, लेकिन वहाँ के लोग बड़े बाशऊर हैं मेरे ख्याल से, वो इस तरह रियलाइज़ भी कर रहे होंगे और कहीं ट्रैक 2 वगैरह कहीं शुरू करेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि इतनी गैर यकीनी है इस वक्त कि बेहतर की दुआ करें और बदतरीन सिनेरियो के लिए अपने आप को तैयार कर दें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। हाफिज़।